हे गाइस, अगर चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपने एपिसोड पे। एपिसोड की स्टार्टिंग वही फ्लैशबैक से होती है। उसके अगले दिन हेजू उसके पास आकर उसके हाथ पर कुछ पॉइंट करते हुए कहती है, आपको जो पसंद है वो खाओ, एंड देन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक और दिन हेजू साउंड के पास आती है और स्माइल करने लगती है। फिर वो उसके हाथ में कुछ देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद साउंड देखता है तो हेजू ने उसे एक चॉकलेट दी थी। वो उसे देखकर सोचता है वह लड़की, फिर वो उसे खाकर सोचता है ये अच्छा है। फिर इसके अगले सीन में हम साउंड के ग्रैंडपा को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, तुम्हारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों आए हो। फिर वो कमजोरी के कारण नीचे गिर जाते हैं। एक आदमी कहता है क्या आप ठीक हैं। वो कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। फिर हमें साउंड की वॉइस आती है, बेगजंग के मना करने के बाद भी मैंने ओवरसीज को ज्वाइन कर लिया। डिस्चार्ज होने के बाद मैं एक वॉर रिपोर्टर बन गया, सभी वॉर जोन्स में रिपोर्टिंग करने लगा। वो ओल्ड मैन भी जल्द ही चले जाएंगे। तभी वो हेजू को देखता है। वो उसे देखकर सोचता है वो हमेशा बुरी हैबिट सीख रही है। हेजू अपने बैग में से ड्रिंक निकालकर पीने लगती है, फिर अजीब सा फेस बनाने लगती है। साउंड उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो हेजू को सनसेट देखता देखकर सोचता है, तो वो सनसेट देख रही है। वो इसे भी कुछ ऐसे ही पसंद है। वॉर में जब रात होती थी, क्या तुम जानती हो मैं क्या सोचता था, तुम्हें शायद नहीं कभी पता नहीं चलेगा। फिर हमें नरेटिव वॉइस में बताया जाता है बेगचंगू के मरने के बाद बेगसाउंड ने अपने ग्रैंडफादर का काम संभाला। जल्द ही उसने अपनी पोजीशन बना ली। इस बीच उसने एक ग्रुप के हर सीक्रेट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेक यूयोंग की पावर को पार करने के लिए उसे बेटर होगा कि सेंक्यूंग की न्यूज़ की फ़ायदा उठाया जाए। टीनेज बेक्साउन अब बोझ नहीं रहा, वह किसी भी समय जा सकता था। फिर हम शादी के एक दिन पहले का सीन देखते हैं। ईना साउंड को पेपर पर लिखकर बताती है, मैं कल शादी नहीं कर सकती, चलो ऐसा प्रिटेंड करते हैं यह शादी कभी हुई ही नहीं थी। साउंड कहता है मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता। ईना कहती है मैं ऐसी आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसका कोई अपनी पहचान नहीं हो, मुझे फादर से भागने में मदद करो। साउंड कहता है मैं ये क्यों करूं। बेक यूयोंग ही एक ऐसे पर्सन है जो मीडिया पर निर्भर रहते हैं। ईना कहती है ये रिक्वेस्ट नहीं है, धमकी है, मैं तुम्हारे सीक्रेट एक्सपोज कर दूंगी। साउंड हंसने लगता है और फिर कहता है वह कान लगता है, अब उतना दर्द नहीं हो रहा। ईना कहती है क्या तुम सच में सोचते हो कि लोग एक्साइटेड नहीं हैं। जहाँ बिग साउंड रियली में चला गया और यह जो बिग साउंड होने का प्रिटेंड कर रहा है रियल में कौन है। साउंड कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है क्या, फिर डीएनए टेस्ट है। ईना कहती है सबसे पहले हेजू अगर वो संबियन इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड सन से आसानी से शादी कर लेती है तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। साउंड ये देखकर उसे पेपर छीन लेता है और कहता है होंग हेजू क्या कर सकती है मैं जानता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। डिसअपीयर होने के लिए बिना किसी को पता चले शुरू से तुम्हें बात करनी चाहिए थी, धमकी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए मुझे प्लान करना होगा। जब तुम भाग जाओगी तो मुझे तुम्हारी जगह हेजू चाहिए। फिर हम साउंड को रिकॉर्डिंग सुनते देखते हैं जब किडनैपर ने हेजू से कहा था हे सिस तुम कैसी हो, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं बेक साउंड को फ़ोन करूँगा। साउंड उस रिकॉर्डिंग को सुनकर सोचता है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो कैसे जिंदा हो सकता है अगर वह नाम फिर से ले ले। फिर हेजू देन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास आ जाता है। एक आदमी कहता है टीम लीडर पार्क डोजी अभी तक नहीं आए हैं। साउंड कहता है अब से प्लानिंग सेशन उसके बिना आगे बढ़ेगा। एक लड़की कहती है क्या
साउंड कहता है सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, हमें प्लान की ज़रूरत है। जिस दिन बेक जंग-वू की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री हुई, देन हमें फिर से नैरेटिव वॉइस बता आती है। यहाँ साउंड केवल क्वीन को प्रोटेक्ट करने का प्लान कर रहा था। साउंड सोचता है एक ऐसी लाइफ जो हमेशा दूसरों की फ़ायदे के लिए यूज़ किया गया हो। कम से कम किसी को तो उसके लिए चेस का प्लेयर बनना ही होगा ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। वह सही है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमारा सीन कट हुआ था। साउंड थिएटर में होता है और हेडफोन में किडनैपर कहता है, क्या तुम जानते हो कि फिश पकड़ने वाले तालाब का ओनर ही था जिसने आखिरी समय में मुझे बाहर निकाला और मेरी जान बचाई, क्योंकि मेरे ब्रेन को बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिला। मैं एक बेवकूफ़ बन गया जो कुछ भी याद नहीं रख सका था या नॉर्मली बोल भी नहीं सकता था। एक दिन जब मैं टीवी देख रहा था और बेक जंग-वू को देखा, अजीब बात है कि उसका चेहरा देखने से ही मेरा सिर दर्द और भी तेज हो जाता था। अगर मुझे पता होता कि मैं अपनी यादें वापस पा सकता हूँ तो मैं खुद उस चेहरे को घूरने के लिए मजबूर कर देता। मैंने अपनी मेमोरी वापस पाने के लिए बहुत मेहनत की और फिर भी पूरा देश सोचता है कि तुम बेकसूर हो। उस कमीने बेक जंग-वू, मुझे उसे अपने हाथों से मार देना चाहिए था। मैं इस गुस्से को शांत नहीं कर सकता। साउंड पूछता है, तुमने मेरी मॉम से कांटेक्ट कब शुरू किया? किडनैपर इस पर कुछ नहीं कहता तो साउंड कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम की कंपनी न केवल नेगोशिएशन करती है बल्कि क्रिमिनल केस में विक्टिम्स को सपोर्ट करती है। तुम और पाक डोजी, तुम दोनों ने मेरी मॉम के ऑर्डर्स पर काम किया जिससे फ़ायदा हुआ। उसमें एक पाक डोजी भी था। किडनैपर कहता है, इडियट, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि क्या ज़रूरी है। वह फ़ोन जो तुमने होंग हेजू को दिया है वो ब्लास्ट हो जाएगा। साउंड ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हम किडनैपर को देखते हैं। किडनैपर कहता है, अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें अपने मुंह से इसकी कीमत चुकानी होगी। अपने सारे क्रिमिनल्स को सभी को बताओ, सच कहो कि तुम बेक जंग-वू के ग्रैंडसन नहीं हो। खुद कहो कि बेक साउंड तुम्हारा असली नाम नहीं है। अभी कि अभी मेरा नाम छोड़ो। साउंड माइक ऑन करके कहता है, हम माफ़ी चाहते हैं कि पूछताछ ठीक से नहीं हो पाई। साउंड सभी को वहाँ से जाने को कहता है और कहता है, अभी जो र्यूमर्स फैल रहे हैं वह पूरी तरह से गलत हैं। और सोचता है क्योंकि मैं एक बार बेक साउंड बनना चाहता था उसकी वजह से, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जा सका। मैं उस दुर्घटना के बारे में जानता था जो बेक जंग-वू ने की थी। मैंने प्यार के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। मुझे ये दुख होगा कि मैं अभी तुम्हारा दर्द से भरा चेहरा नहीं देख सकता। शायद यही एक तरीका है जिसकी मुझे अनुमति हो। फिर हम हेजू को देखते हैं जो अपना डिनर कर रही होती है और साउंड की बातों को याद करती है जब उसने कहा था फ्रीली जियो, और जब वह टाइम आए तो मुझे बस थोड़ा सा याद करना। और सोचती है वो क्या बकवास बातें कर रहा था, मुझे उसे मिलकर साफ साफ बात करनी है। फिर हेजू अपने रूम में आ रही होती है तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठाती है तो कॉल वाला पर्सन कहता है, तुम कहाँ हो? क्या तुम मेमोरियल रूम के पास हो? नहीं, मेरा मतलब है क्या तुमने आर्टिकल पढ़ा? रियल में ये तुम्हारे हस्बैंड की सलाह पर लिखा गया। क्या मैंने उससे शादी करने में जल्दबाजी कर दी? मैं पागल हो रही हूँ। हेजू सोचती है कौन था वो जिसने उसे सलाह दी। कॉल वाला पर्सन कहता है, यहाँ तक कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वो भी बहुत अजीब है। रियल में किसी भी रिपोर्टर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हेजू ये सुनकर जल्दी से आकर टीवी ऑन करके देखने लगती है। साउंड कहता है, हम स्क्रीनिंग रूम के अंदर बंद हैं तो फिर यह लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है जिसका वह ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? वह वुमेन मेरी मिस्ट्रेस नहीं है
ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है वो मेरी वाइफ की है, अभी अभी जो हुआ था। हेजू, क्या तुम सुन रही हो? हेजू सोचती है, तुम इसके बारे में जानते थे, तुम्हें सब पता था और फिर भी तुम मुझसे इस पूरे समय बात करते रहे। साउन कहता है, मैं बेक यंग का बेटा नहीं हूँ, मैं बेक जंगू का नाजायज़ बेटा हूँ। जब वह 70 साल के थे, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ, मैं एक ही वुमेन का हस्बैंड हूँ। सिर्फ यही एक नाम और पोजीशन है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है। हेजू ये सुनकर रोने लगती है और टीवी के पास आकर साउन का फेस टच करने लगती है। साउन कहता है, एंड में अगर मैं बिग फैमिली का हिस्सा बन सकता हूँ। ये कहते हुए वो रुक जाता है। हेजू मन में सोचती है, रुको रुको बिग साउन। साउन कहता है, मुझे ढूंढो। इसके बाद स्क्रीन बंद हो जाती है। हेजू सोचती है, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है। ये सोचकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कॉल वाली लड़की कहती है, हेजू बिल्कुल नहीं, क्या इसे बाहर से देखा जा सकता है? मेमोरियल हाउस में ब्लास्ट हो गया है। इसी के साथ वहाँ पर ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है।